ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों के संदर्भ में आज हम लोग बात करना चाहते हैं। ये मुद्दा क्या है, हमारा सफर क्या रहा इस आंदोलन का, आज क्या स्थिति और भविष्य में हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये मुद्दा क्या है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हमें इस मुद्दा क्या है वो वापस से बताने की आवश्यकता पड़ी। निरंतर 18 अप्रैल 2022 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर उस दिन से इस मुद्दे के संदर्भ में कई दफे बता चुका हूं। इसके बावजूद भी आज वापस सवाल उठ गया 9 तारीख को कि ये मुद्दा क्या है। इसके संदर्भ में कई प्रकार के सवाल उठे। हम लोगों ने सरकार के सामने, प्रशासन के साथ, मीडिया के मार्फत और आंदोलन के माध्यम से सड़कों पर ये मुद्दे को बड़ा स्पष्ट तौर के ऊपर हमने बताया। उसके बावजूद भी ये सवाल उठना दुर्भाग्य। 17 अप्रैल 2018 को राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र जारी करके नियम बनाया पूर्व सैनिकों के संदर्भ में। राजस्थान के अंदर पूर्व सैनिक का आरक्षण निर्धारित है। ज्यादातर नौकरियों में 12.5% है। अपवाद स्वरूप जो आरएस और अलाइड सर्विसेज है उसके अंदर 5%। उस 12.5% के संदर्भ में और 5% के संदर्भ में जो 2018 को नियम बनाई, उस नियम के कारण आज ये स्थिति बनी हुई है जो गलत नियम कि आज ओबीसी के छात्रों को पिछली भर्तियों के जो परिणाम निकल रहे हैं उसमें कई भर्तियों में 0, कई भर्तियों में 1, 2, 3% तक ही 21% का रिजर्वेशन होने के बावजूद उन पदों के ऊपर उनकी नियुक्तियां हो रही। ये नियम में संशोधन होए और नियम महिला आरक्षण के तर्क पर, जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है उसके तर्क के ऊपर भूतपूर्व सैनिकों का भी आरक्षण होए, ये हम लोगों की मांग। अब ये सवाल 2 प्रमुख उठाए जा रहे हैं। पहला कि दूसरे प्रदेशों के अंदर क्या नियम है, तो मैं आपके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को ये बताना चाह रहा हूं, उनमें दुर्भाग्य से जो नीति निर्धारक है उन लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। उनको भी वापस मैं बताना चाह रहा हूं कि ये तमाम बने हुए हैं। चाहे उत्तराखंड के नियम है, उसकी प्रति मेरे पास है, किसी को चाहिए तो मैं बता दूंगा। मध्य प्रदेश के नियम है, पंजाब के नियम है, हरियाणा का नियम है, एसएससी जो केंद्र सरकार के नियम है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के ये नोटिफिकेशन है, उनके नियम, किसी का भी ये नियम है। तो ये जो सवाल उठाया जा रहा है, सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, सॉरी बीच में, लेकिन एक बार आप ये बताइए कि मैं एक बार पहली बात कर लूं, उसके बाद मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो ये सवाल उठाया जा रहा है। दूसरे ये सवाल उठाया जा रहा है कि भूतपूर्व सैनिकों के संदर्भ में लगातार हम लोग ये बात कर रहे हैं, नियमों के आधार पर कर रहे हैं, आंकड़ों के आधार पर कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं उनके आधार पर कर रहे हैं। 12.5% भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण में एक पद भी इन नियमों के संशोधन की मांग के संदर्भ में उनका कम नहीं होगा। ये दोनों सवाल जो उठाए जा रहे हैं उसका व्यक्तिगत तौर पर मैं कहना चाहता हूं, ये दोनों का कोई भी आधार नहीं। इस मांग के संदर्भ में मैंने व्यक्तिगत तौर पर खुद
जब कभी भी आप मांग के लिए अपना स्टैंड रखते हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि एक तो फैसले करने वाले व्यवस्था से आप संवाद करो और एक जिस संस्था से आप जुड़े हुए हो उस संस्था के मुखिया से आप बात करो। तो मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। यहाँ के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी से मैंने जाकर इस मांग के संदर्भ में बात करी। उनके जो भी डाउट्स थे वो नियमों और तर्कों के आधार पर मैंने वो बात उनको पूरी करी और उनसे सहमति ली कि कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताओ, नहीं तो आप सहमत हो या असहमत हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिनके पास डीओपी विभाग भी है, मैं उनके पास लगातार इस मांग के संदर्भ में व्यक्तिगत तौर पर और आरक्षण संघर्ष समिति के साथ भी जाकर मैंने ये बात की। एक दफे नहीं, आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं उससे पहले कम से कम 10 दफे मैंने बात की। नियम लेकर गया मैं, पहले तो मांग लेकर गया, मांग के बाद में उस मांग के संदर्भ में जो नियम थे वो सब नियम लेकर गया और मैंने उनसे लगातार मांग करने के बाद में जब उनकी खुद की सहमति थी कि ये मांग आपकी जायज है, वो मांग जायज होने के बावजूद भी वो फैसला नहीं हो रहा, ऐसा हमें आरक्षण संघर्ष समिति और मुझे व्यक्तिगत तौर पर महसूस हुआ। तो लोकतंत्र के अंदर दूसरा क्या माध्यम है? या तो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग ये बात लोगों तक पहुंचाएं। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ओबीसी वर्ग के लोगों को भी इस मुद्दे के संदर्भ में पूर्ण जानकारी नहीं है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो हमने वो मुद्दा मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों के बीच में लेकर गए और आंदोलन चाहे बाड़मेर हो, सूरतगढ़ हो, नागौर हो और शहीद स्मारक है, उसमें आंदोलन के माध्यम से सरकार के पास वो बात पहुंची। 4-5 दफे उससे पहले मुख्यमंत्री जी से भी मेरे इस बारे में बात हुई और उनकी खुद की सैद्धांतिक सहमति, ये मांग आपकी जायज। मैंने जब नियम और ये सब उनको बताई, उसके बाद में शहीद स्मारक पर जिस दिन हमारा ये आंदोलन था उस दिन हमारे को वहां बुलाया गया। उससे पहले मेरी कोई भी वार्ता नहीं हुई। व्यक्तिगत तौर पर मैं बड़ा पारदर्शी व्यक्ति हूं कि जो भी बात है वो बड़ी ईमानदारी और स्पष्ट तौर के ऊपर करें। उस दिन हम लोग सीएमओ में गए थे, आरक्षण संघर्ष समिति और सीएमओ के अंदर प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी। गोविंद डोटासरा जी को हम लोगों ने नहीं बुलाया, सरकार ने गोविंद डोटासरा जी को उस दिन बुलाया और वो भी उसके कक्ष में मौजूद थे। और जब ये वार्ता हुई, उससे पहले भी वार्ता आरक्षण संघर्ष समिति की हुई, उस दिन सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी थे, जिन्होंने जो भी सवाल किए उनके हर डाउट को हमने क्लियर किया, नियम बताए हमने और जो दूसरी का व्यवस्था वो बताई, डीओपी सीएमओ के अधिकारी उनसे। और फिर अगली दफे हमने जब यह शहीद स्मारक पर आंदोलन था उस दिन हम लोगों की वार्ता हुई। हम लोगों ने ये मांग नहीं रखी कि 48 घंटों के अंदर आप लोग प्रशासनिक स्वीकृति का आदेश दें। मैंने आप लोगों के माध्यम से 29 तारीख को जब कॉन्फ्रेंस की थी, एक दिन पूर्व शहीद स्मारक, मैंने बड़े स्पष्ट तौर पर इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी वो प्रक्रिया मैंने आपको बताई। आपके माध्यम से राजस्थान और पूरी दुनिया में जहां भी इससे जुड़े हुए लोग रुचि रखते हैं उनको बताई कि सबसे पहले प्रशासनिक आदेश स्वीकृति का मुख्यमंत्री जी देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। उसके बाद में तीनों विभाग, आरपीएससी, लॉ और डीओपी, इन तीनों विभाग से अप्रूवल होगी और उसके बाद में कैबिनेट में आएगी। हमने 30 तारीख के आंदोलन के दिन भी
बड़ी स्पष्ट और ईमानदारी से ये बात की कि हमें सरकार ने 48 घंटे के अंदर प्रशासनिक आदेश अप्रूवल के देगी, ये बात रखी है और आगे की प्रक्रिया वो जल्दी ही पूर्ण कर और आदेश में तब्दीली करेगी। उस दिन भी हमने कोई उनके सामने समय सीमा आगे की तय नहीं करी कि आगे की समय सीमा क्या रहेगी। जो बात हम लोगों से उस दिन हुई, उस बातों के अनुसार ही उन्होंने 48 घंटे के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मुख्यमंत्री जी के खुद ने की। जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करता है कोई भी संस्था में बैठा हुआ व्यक्ति, तो उसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उसको वो ऑन कर, वो सभी नियम और प्रक्रिया वो जानता है और उसके बाद में वो सहमत होता है जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करते हैं। हमको भी विश्वास था कि जब मुख्यमंत्री जी ने खुद ने प्रशासनिक अप्रूवल दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी है, तो जल्दी इसके संदर्भ में फैसला होगा। क्योंकि डीओपी भी उनके अंतर्गत ही आने वाला डिपार्टमेंट है, आरपीएससी भी, वो तीनों विभाग से जब कंसेंट आई, एक सप्ताह के भीतर उन तीनों विभाग से कंसेंट आई। तीनों विभाग से कंसेंट आने के बाद में काफी सवाल उठाए गए, विवाद भी हुए कि वो 48 घंटों के फैसलों में, जिसमें हमने 48 घंटे के फैसलों का उस आंदोलन के दिन भी हमने कोई बात नहीं करी। हमने उस दिन भी ये बात की कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल 48 घंटों के अंदर होगा। विवाद भी करने वालों ने विवाद भी करे और जिन्होंने करवाने चाहिए विवाद भी करवाई, आरोप भी लगे, पर हम लोगों ने सब उसको सहन किया लगातार 1 महीने तक। उस दरमियान में व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री जी से मैं निरंतर, जब भी मुझे मौका मिला मैंने उनसे व्यक्तिगत बात करी। जयपुर में व्यक्तिगत तौर पर मिलकर और सिंगल एजेंडा, मैं वापस दोहरा रहा हूं, मैं सिंगल एजेंडा, इकलौते मुद्दे पर मैंने उनसे बात करी कि साहब ये अप्रूवल हो गया है और कैबिनेट कब करूं। मैंने जयपुर में बात करी, उसके बाद दिल्ली के अंदर खड़गे जी जिस दिन पद ग्रहण कर रहे थे, मैं खुद स्वयं जोधपुर हाउस जाकर और उनसे मैंने ये बात करी और निवेदन किया, पर कैबिनेट की तिथि तय नहीं हुई। मैंने उनसे जुड़े हुए लोगों से भी निरंतर बात करी कि जल्दी आप कैबिनेट की बैठक बुलाओ। अंत में 8 तारीख को मैं खुद हिमाचल प्रदेश में था। 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी हिमाचल ही थे। मैं स्वयं उनके पास गया, मध्य रात्रि को उनसे मेरी मुलाकात हुई और वापस उस दिन मैंने इस मुद्दे के संदर्भ में जल्द से जल्द कैबिनेट बुलाने की उस दिन भी बात की। उन्होंने मेरे को उस दिन बोला कि मैं जल्दी ही कैबिनेट बुलवाऊंगा, कल ही कैबिनेट बुलवाऊंगा। उस मुद्दे के संदर्भ में भी उनका यही राय थी कि ये मुद्दा बिल्कुल सही है, और जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उन्होंने दी है तो अपने आप ही प्रक्रिया के अंदर भी उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि उस मुद्दे के ऊपर वो आगे की जो प्रक्रिया वो पूरी करेगा। तो मुझे विश्वास था, विश्वास ही नहीं था, मुझे अति विश्वास था कि ये जल्दी इस संदर्भ में कैबिनेट की बैठक बुलाकर और इसको करा जाए। अगले दिन कैबिनेट की बैठक तय होती है। उस बैठक के अंदर ये मुद्दा डेफर्ड होता है। मैंने मेरे व्यक्तिगत जो सोर्स थे उनसे पूछा कि ये कैबिनेट के अंदर क्या हुआ, तो मुझे बोला गया कि ये डेफर्ड हुआ। मैंने ये भी किसी से नहीं पूछा कि किस कारण डेफर्ड हुआ, किस व्यक्ति की मांग के कारण हुआ, क्योंकि जब हमने पहले दिन से ही ये बात सैद्धांतिक तौर पर तय की थी कि इस मुद्दे में हम किसी भी प्रकार की राजनीतिक विचारधारा और व्यक्ति, वर्ग, धर्म और जाति के आधार पर कोई विवाद नहीं चाहते हैं, तो कोई व्यक्ति इससे सहमत हो असहमत हो उस विवाद के अंदर हम लोग नहीं पड़ना चाहते।
तो ये डेफर होना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ईमानदारी से मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। डेफर होने के बाद में पूरी रात बीती और सुबह तक मैं कुछ शॉक्ड भी था, जो मैंने ट्वीट के माध्यम से मेरी भावना इजहार की स्तंभ, और मुझे समझ में भी नहीं आया, अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये डेफर क्यों किया। कि डेफर करने का अधिकार कैबिनेट के अंदर या तो बहुमत में कैबिनेट के मंत्रियों के पास होता है या मुख्यमंत्री जी जो चेयर करते हैं उनके पास होता है। राय रखने का अधिकार हर कैबिनेट के सदस्यों को है, कैबिनेट जो मंत्री है उनको है। पर राय रखने के बाद भी अगर कैबिनेट चाहती है तो वो उसको फैसला करना का प्रावधान है। ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस में क्या होता है, नोट ऑफ डिसेंट लगाना। नोट ऑफ डिसेंट कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य उससे सहमत नहीं है तो लगा सकता है। इसलिए डेफर करना जो जायज मांग है, निरंतर हम लोग जो संवाद कर रहे हैं और किसी भी स्तर पर कभी भी हमें ये नहीं बोला गया कि आपकी मांग गैर वाजिब है, आपकी मांग से किसी के अधिकार कम हो रहे हैं, इस प्रकार की हमारे सामने कोई भी बात नहीं। फिर एक नया विवाद खड़ा हुआ। ये विवाद आरक्षण संघर्ष समिति ने नहीं खड़ा किया, ये विवाद व्यक्तिगत तौर पर हरीश चौधरी ने भी नहीं खड़ा किया। मंत्रिमंडलीय बैठक के अंदर किसने विरोध किया, ये बात हम लोगों ने में से किसी ने नहीं। ये बात कैसे आई, किसने करी, उनकी मंशा और मकसद क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। किसी एक व्यक्ति को के ऊपर आरोप लगवाकर, उसको बदनाम करकर, उसको विवादों में डालकर किसका मकसद हल हो रहा, यह आज भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं प्रताप सिंह जी खाचरियावास, जब इस मुद्दे के संदर्भ में मैं स्पष्ट तौर पर कह चुका हूं कि मैं किसी विचारधारा, पार्टी, व्यक्ति, धर्म, जाति, कोई भी हम लोग इसमें आधार नहीं रखते। मैंने स्वयं फोन कर जैसे जयपुर आया, मैं आरक्षण संघर्ष समिति से हमने चर्चा करी कि आज ये स्थिति बनी हुई है, मैं आगे क्या करना चाहिए। मेरी जिम्मेवारी थी, मैं जिस संगठन में हूं, इस संगठन के मुखिया गोविंद डोटासरा जी के उनके स्वयं घर जाकर मैंने पूरी बात, घटनाक्रम बताया और मैंने खुद प्रताप सिंह खाचरियावास जी से चलाकर फोन पर बात की। ये मुद्दा क्या है, कोई भी इसके संदर्भ में आपको कोई बात पूछनी है तो मैं उसका जवाब दूंगा। होना तो क्या चाहिए, एक नई परंपरा शुरू हो गई। 10 तारीख को राजस्थान के अंदर एक नई परंपरा की शुरुआत होगी। मुझे बड़ा दुख है इस परंपरा की कि अगर आपको फैसला करवाना है तो उस फैसले के संदर्भ में जो बैठे हैं उनके हर व्यक्ति के पास जाकर अपनी बात आपको समझाकर, सहमत कराकर आप फैसला करना। और होना क्या चाहिए, संगठन के तौर पर जब मुखिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हम बात करके उनको सहमत कराते हैं और सरकार के तौर पर मुख्यमंत्री जी को सहमत कराते हैं, तो यही आज तक की परंपरा रही है कि वो उनसे जुड़े हुए लोगों को वो इस संदर्भ में संवाद कर और सहमत करवाई। पर यह परंपरा टूटी है 10 तारीख को। एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। जो उस परंपरा की शुरुआत हुई उसके अंदर भी हमको संघर्ष समिति की और व्यक्तिगत तौर पर हरीश चौधरी तो जो भी प्रयास करने पड़ेंगे हम लोग करेंगे। ये शुरुआत गोविंद डोटासरा जी के पास जाकर मैंने करी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तमामों के पास में खुद व्यक्तिगत तौर पर अगर जयपुर में मौजूद है, उनके सब के पास में जाकर और इस संदर्भ में उनको बात समझाऊंगा। मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य जो जयपुर में है तो व्यक्तिगत तौर पर जाकर, और जो जयपुर से बाहर है उनको फोन पर हम लोग तमाम लोगों को समझाएंगे, क्योंकि एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई। इस परंपरा की शुरुआत का भी हम लोग अनुसरण करेंगे, क्योंकि हमारी मांग और इकलौती मांग हमारी क्या है,
आज हमारी संघर्ष समिति की इकलौती मांग है कि जल्द से जल्द कैबिनेट बुलाई जाए और जो एजेंडा रखा गया उसके संदर्भ में फैसला लिया जाए। इसके अलावा हमारी दूसरी और कोई मांग नहीं है। भविष्य के अंदर हम लोग आज की स्थिति भी मैंने बता दी और भविष्य के अंदर हम लोग हर कैबिनेट के मंत्री के पास जाएंगे और जो बताना कैबिनेट के अंदर नियम और परंपराओं में उस विभाग की जिम्मेवारी बनती, वो उनका रोल जो था वो उनको बताकर सहमत कराने में विफल रहे। वो रोल भी हम लोग अगर वो चाहते हैं तो वो भी एक प्रत्येक कैबिनेट के सदस्यों के पास जाकर हम लोग बताएंगे। किसी का नुकसान नहीं हो रहा इसमें। ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हमारे किसी के साथ संघर्ष नहीं, कोई विवाद नहीं है, वो भी हम लोग आने वाले समय के अंदर हम लोग करेंगे। अगर इसमें हम लोग असफल रहे तो अंत के अंदर हमारे पास कोई भी जरिया नहीं। ये आंदोलन हम लोग लोगों के बीच में और सड़कों पर लेकर जाएंगे। हमारे को यही सिखाया गया है, अगर आप सही हो तो डरो नहीं। हम आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े हुए हर व्यक्ति ये मानता है कि हम सही है, इसलिए हम डरेंगे नहीं। अपनी जायज मांग सही तरीके से हम लोग पहला कदम कैबिनेट के तमाम सदस्यों से हम लोग वार्ता करेंगे, उनको समझाएंगे। संगठन के अंदर मैं जुड़ा हुआ हूं तो मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रदेशाध्यक्ष से मिल चुका हूं। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सबसे मैं मिलकर ये बात करूंगा और ये जल्दी हम लोग फैसला करवाएंगे। ये फैसला जायज है, इसलिए फैसला जल्दी होना चाहिए। 1.5 लाख भर्तियां राजस्थान के अंदर हो रही है। इस नियम से हजारों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। हम मौन होकर और देरी करवाकर उनके साथ धोखा नहीं कर सकते। कई मेरे मित्र ये भी बात कह रहे हैं, अच्छा आपको चिंता किस बात की है? मुख्यमंत्री जी खुद इस वर्ग से आते हैं तो आपको न्याय मिलेगा, इतना तो आप विश्वास रखो। जो उनसे सहमत नहीं लोग हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी है, कि साहब ये एक पारंपरिक तरीका है कि कोई भी मांग है वो धीमे 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 डाई डाउन हो जाती है। मैं मारवाड़ से आता हूं। हमारे मारवाड़ के अंदर सबसे बड़ी त्रासदी मेहरानगढ़ दुख्यांती हुआ। आजाद भारत के अंदर उससे बड़ी कोई भी हादसा नहीं हुआ। उसके संदर्भ के अंदर पूरी भी जो आयोग बना और आयोग के संदर्भ में सब जो प्रक्रिया हुई और वो मुद्दा आज धीमे 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 डाई डाउन हुआ है लगभग। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, ये ओबीसी की विसंगतियों का मुद्दा डाई डाउन नहीं होगा, चाहे हम खुद व्यक्तिगत तौर पर हरीश चौधरी खुद विलुप्त हो जाए, तो ये मुद्दा डाई डाउन नहीं होगा।